हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी इसी पढ़ाई को और बढ़िया बनाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ हमारी नई वीडियो के साथ। तो हमारी नई वीडियो में मैं आज आपके सामने लाया हूँ हमारे सीरीज़ के दो जो कंप्लीट कर दिए हुए चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। उनके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और सिर्फ टॉपिक अकेले नहीं लाया हूँ मैं, उन टॉपिक्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्लस प्रॉपर डिस्कशन लेके आया हूँ। तो आज आपको इस वीडियो को अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट्स है उसका टॉपिक टू टू एक्स प्लस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप अपनी पढ़ाई का लेवल भी यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा फ़्लो क्या रहेगा। तो हम पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। उसके बाद फिर जो है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और देन उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ फ्रीली टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है आपका सारा का सारा जो है अभी तक के जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उन सब का पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम आज की वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, तो देखिए मैंने सारे टॉपिक्स को नहीं रखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पे रखा हुआ है जो टॉपिक फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, चाहे वो आपका जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस भी हो, और चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो। क्योंकि आजकल जो बोर्ड्स का लेवल चल रहा है वो तो आप जानते ही हैं। तो हर जगह जो टॉपिक्स को बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे वो तो समझ गए होंगे कि हाँ जो टॉपिक्स आज मैंने बताए हैं वो टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स को आप आराम से समझिए और इसको सेव करके रख भी लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप एक बार इसको गो थ्रू करके जाएंगे तो डायरेक्ट भी कई बार आपसे एमसीक्यूज में सीबीएसई में क्वेश्चंस इसमें से फंस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने कोशिश किया है कि कुछ कुछ आपको जो है पूरा ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जाए जैसे कि क्वेश्चन से डायरेक्ट उठा के रख दिया जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कैसे सीबीएसई में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखिए इसमें क्या है। पहला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट रखती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। इसको आप एक बार अच्छे से अपने से बोलते भी चलिए, इससे आपको एक बार रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मेन मोटो मेरा ये नहीं है कि मैं अपना टाइम बढ़ाऊँ, मेन मोटो है मुझे कि आपको मैं समझा के गो थ्रू करा दूँ, जिसके बाद फिर आपको पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो इसी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म की बात हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसको जो है आप देखिए वेक्टर फॉर्म फॉर के क्यू बाई एक्स का क्यूब बाई एक्स। व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार ये वेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, के जो है आप जानते हैं 1/4πε0 होता है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो आप समझ ही रहे होंगे, आपको याद ही होगा। ठीक है, ये ऐसे होता है। फिर क्यू चार्ज को डिनोट करता है, एक्स आपको डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप दोनों फॉर्मूलेस को आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं तीसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड की वजह से, शीट की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, पहले तो हम रॉड की वजह से देखेंगे। तो पैरेलली देखेंगे के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ठीक है, ये है आपका थीटा। ठीक है, कॉस मतलब क्या हो गया? कॉस मतलब ये आपका जो है ये वाला और ये वाला आप जानते हैं ना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, वो पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसे ही आपको ये एंगल निकाला गया है। ठीक है, तो ई पैरेलल इक्वल टू के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है, और ई परपेंडिकुलर होता है के लेमडा बाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, लेमडा आर आपका परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल आप देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर नीचे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर की वजह से देखेंगे
तो इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर के लेमडा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, यानी 2 के लेमडा बाई आर होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं। दूसरा आपका पैरेलल हो जाता है के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 0। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है, 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको आप समझ जाइए, इसको अच्छे से आप रिमेंबर करिएगा, इसलिए मैंने प्रॉपर आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसलिए इसको लेके आया हूँ मैं, कि डायरेक्ट इसलिए नहीं लाया क्योंकि आप थोड़ा सा एनालाइज कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, ताकि आपको रिमेंबर करने में आसानी हो। ठीक है, थोड़ा कलरफुल भी बना दिया है क्योंकि आप रिमेंबर करिए, इसको पेन से लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करिए, कि जितने यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं। डायरेक्ट कैसे आ जाते जानते हैं, कि डायरेक्ट आपको जैसे CBSE में एक बार आया हुआ था, मतलब कि डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि इससे बताइए कि परपेंडिकुलर पे क्या होगा, या पैरेलल पे क्या होगा, या किसी पॉइंट पे क्या होगा। तो इसको आप जो है याद रखिए, किसी पॉइंट पे क्या डाइपोल मूवमेंट होता है, ऐसे सवाल भी आए हो तो वो अभी मैं आगे बताऊंगा, मैंने उसको रखा हुआ है। ठीक है, तो से इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर यानी दोनों साइड इनफाइनाइट होता है। सेमी मतलब क्या होता है, सेमी मतलब होता है भैया, सेमी क्या होता है, सेमी मतलब कि एक साइड से तो फिक्स है, एक साइड तो मुझे पता है यहाँ से शुरू है, दूसरा जाते जाते कहाँ गया आई डोंट नो। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। ठीक है, कि सेमी इनफाइनाइट वायर में θ1 आपका 90 है, θ2 0 है, क्योंकि उसके यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, और उसके परपेंडिकुलर पैरेलल में कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड, यह आती है आपका रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P और 45 परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। पता है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये कई बार जेई में भी आता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बच्चों को अजीब लगता है। ठीक है, अजीब के कारण ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट उतना भी अजीब नहीं है जितना अजीब लग रहा है। या आप 2-3 बार रट लेंगे ना, तो रटने पर आपको एकदम वो हो जाएगा। आप कुछ लोग कहेंगे भैया रटना बता रहे हैं, तो रटना मतलब कि इनकेस कि जब आपको याद हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, KQX R² + X² पावर 3/2 R/√2 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसका कुछ ग्राफ भी आपको आई थिंक रिमेंबर होगा, ऐसे कुछ होता है, आप ग्राफ में समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ड्यू टू डिस्क की वजह से, तो डिस्क की वजह से ρ/2 एप्सिलॉन 1 माइनस x/√x² + r² होता है। ठीक है, ई की वैल्यू 0 होती है अगर x जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, और ई की वैल्यू आपका होता है σ/2 एप्सिलॉन अगर x बहुत छोटा है। x डिस्टेंस है p का फ्रॉम 0 0 मतलब ओरिजिन से डिस्क के मिड पॉइंट से। ठीक है, तो इतना आई होप आपको ये पेज समझ में आ गया, थोड़ा आपको थोड़ा सा तेज लगा होगा तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं एकदम धीरे धीरे भी बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मेन मोटो मेरा है कि मैं आपको ये समझा दूं, ताकि उसको फिर आप दोबारा जब इसका आप जो है PDF निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, तो आपको जो है आसानी हो यहाँ से समझने में, या कुछ आपको PDF में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो से फिर आके समझ लीजिए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, = F/Q0, किसी पॉइंट पे स्ट्रेंथ बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्या बताऊँ, बोर्ड्स में तो ज़्यादा नहीं, बट हाँ क्या कहते हैं उसमें जेई में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, नीट में तो ऐसे बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है नेट चार्ज E/ds = नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन। ठीक है, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन। क्यू इनसाइड यानी अंदर, सरफेस कैसा हो मुझे इससे नहीं मतलब है, सरफेस मेरा आड़ा टेढ़ा कैसा हो मुझे नहीं पता, मुझे मतलब है कि सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं उनका सम बाई एप्सिलॉन। ठीक है, और एक गॉस लॉ होता है क्या है, नेट फील्ड लाइन क्रॉसेस इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये भी गॉस लॉ का ही होता है, E/एरिया। मैंने आगे पिछली वीडियोस में बताया है, गॉस लॉ का वो होता है एप्लीकेशन की नेट फील्ड क्रॉसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया, E/एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू क्या है आपका, लॉन्ग वायर की वजह से, लॉन्ग वायर की वजह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी λ/2 एप्सिलॉन × x हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, बच्चे मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट उनको कहीं पे मिलता नहीं है। ठीक है, तो आप इसका भरपूर उपयोग उठाइए, खासकर जेई वाले जो हैं वो भी समझ लीजिए, इसका प्रिंट आउट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम देगा। बोर्ड्स में तो है ही भाई, बोर्ड्स के तो मना कर ही नहीं सकता मैं। ठीक है, आजकल जेई मेंस और बोर्ड्स का लेवल एकदम वैसे ही होता जा रहा है, सेम ही है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म शीट के लिए आपको देखेंगे σ/2 एप्सिलॉन होता है, इलेक्ट्रिक ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शीट के लिए आपका σ/2 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर के लिए σR/ε0x होता है। उसके बाद यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग के लिए ρx/2 एप्सिलॉन होता है। ठीक है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाइनरी चार्जेस के लिए ग्राफ
ऐसा होता है। बाइनरी चार्जेस देखिए, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये ग्राफ एक आपको मैं और रिमेंबर कराता हूँ, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जैसे कि कोई दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको एग्जांपल में बताया था। अब पूछा जाता है तीसरा चार्ज मैं कहाँ पे रखूँ कि नेट फोर्स जो है इक्विलिब्रियम पे आए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर अपोजिट चार्ज है, निगेटिव पॉजिटिव, तो उनके बीच नहीं आना है, ठीक है। सेम चार्ज है तो बीच में रहेगा, अपोजिट में बीच में नहीं आना, और छोटे वाले के करीब रहना है, ठीक है। मान लो ये -2 है और ये जो है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा -2 है और अपोजिट चार्ज है तो बीच में नहीं आऊँगा, यहाँ x डिस्टेंस लेके मैं दूसरा चार्ज रख दूंगा और दोनों का मैं फोर्स जो है आपको बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। तो सेम आप देखिए, मेरा लॉजिक जो मैंने बताया था ना कि आपको अपोजिट चार्ज के बीच नहीं आना ना, तो वह सेम वैसा ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ग्राफ भी ऐसे दिए हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप ग्राफ से समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको देखता हूँ, पोटेंशियल रिपीट हो गया, नीचे भी है तो उसको नीचे से देख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल ड्यू टू कोसेंट्रिक स्फीयर। कोसेंट्रिक क्या होता है? कोसेंट्रिक होता है कि एक ही सेंटर रहे, जिसका ऐसे एक ही सेंटर पे वो करके थोड़ा थोड़ा रेडियस के गैप में जो सर्कल बनता है, तो ऐसे सर्कल और स्फीयर बन गया, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर की वजह से एट अ पॉइंट आर ग्रेटर देन सी, तो 1/4 पर एक्स नॉट Q1 - Q2/Q3। यहाँ पे Q1 Q3 Q2 Q3 आप देख सकते हैं, पूरा आपको प्रॉपर ग्राफ में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। कई बार ये आता है आपका बोर्ड्स में भी आता है, वैसे भी आता है, तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक। देखिए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो सिर्फ टॉपिक ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये सोचिए कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देख लेता हूँ मेरा काम हो जाएगा। तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, आपका काम नहीं होगा। आपको यहाँ पे ये वीडियो देखनी है तो ठीक है, फिर प्लस इन टॉपिक्स के ऊपर आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स, 5-10 न्यूमेरिकल हर टॉपिक के ऊपर लगाने हैं, ताकि आप जो है उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए एट द एंड पेपर में आता है क्वेश्चन, पेपर में टॉपिक नहीं आता। बहुत ही कम चांसेस रहते हैं सीबीएसई में कुछ चांसेस रहते हैं, बट जेई में तो बिल्कुल भी नहीं रहते कि आपको डायरेक्ट कुछ पूछ लिया जाए। सीबीएसई में ऐसा होता है कि मैं आपको शुरू बता रहा था ना ऊपर फॉर्मूलेज, तो ऐसे कुछ फॉर्मूलेज इलेक्ट्रोस्टैट्स के डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वो भी रिमेंबर करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये भी है कि हमको जो है क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आगे कुछ सेशंस में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूँ। तो देखिए जैसा होता है। अभी तो इस वीडियो पे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन द कोसेंट्रिक स्फीयर व्हेन वन ऑफ देम आर अर्थिंग। देखो, अर्थिंग का मतलब कई बार बच्चे नहीं समझ पाते। तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने जो चीज़ जैसे ये अर्थ कर दी ना, तो अर्थ का मतलब होता है इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया हमने, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तो उसका मतलब हो जाता है अर्थिंग करना, ठीक है। किसी का पोटेंशियल जीरो कर देना, तो उस पर ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आना डिफरेंस बिटवीन द टू कोसेंट्रिक यूनिफॉर्म चार्ज मेटलिक स्फीयर्स, ठीक है। एक को अर्थिंग कर दिया, उसका पोटेंशियल जीरो कर दिया, और दूसरा उसके अंदर कोसेंट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकिए, पूरा आपका नोटेड है, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मेरा मेन मोटो है आपको प्रॉपर आपको समझा के मोटा मोटा ये PDF प्रॉपरली प्रोवाइड करा देना, ठीक है। क्योंकि आपने एक बार टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको जो है अभी इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसका पूरा आइडिया लेके क्या कैसे है, उसकी प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़रूरत, ठीक है। उसके बाद फिर आता है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस यूज इक्वल टू यू सेल्फ और यू इंटरेक्शन। अब यू सेल्फ मतलब उसकी खुद की एनर्जी, इंटरेक्शन यानी कि उसको जब दूसरे को पास लाया गया तो उन दोनों की वजह से क्या इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। तो इसका आपको ये फॉर्मूला है, ठीक। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डाइपोल क्या होता है? इक्वल अपोजिट चार्जेस प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है। जब इक्वल अपोजिट चार्जेस आपके वेरी नियर, एक दूसरे के बहुत ही करीब प्लेस कर दिए जाते, सॉरी हाँ, मैं कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है कि इक्वल अपोजिट चार्जेस बहुत वेरी नियर प्लेस कर दिए जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उससे जो फॉर्म होता है वो डाइपोल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर, ये डाइपोल का डिफिनेशन हो जाती है। और डेफिनेशन से ज़्यादा उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, चाहे आपका बोर्ड्स हो गया, चाहे आपका जेई हो गया, डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इवन मैं बता दूँ आपको, जो प्रूविंग्स भी आती है ना, उनमें डाइपोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डेरिवेशन जो आप समझते हैं ना, तो डेरिवेशंस में भी आपका डाइपोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, रिपोर्ट से लेके आप
आपके जो हाफ ईयरली होंगे डाइपोल की प्रूविंग आएगी ही आएगी, तो उस पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको अगर स्कूल में प्रूविंग नहीं समझ में आ रही है तो आप बताइए, तो मैं उस पर वीडियो भी ला दूंगा, इवन मैं प्रूविंग करके दिखा भी दूंगा ईजी वे में, बट आप जो है उस पर ध्यान रखिएगा। डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस, डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/4πε2 P/r का क्यूब, उसके लिए पूरा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। डाइपोल के अलग अलग जगह पे इक्वेटोरियल यानी ऊपर पॉइंट्स पे उसकी फील्ड क्या होगी, ठीक है। फिर डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसका वेक्टर टाउ दिया हुआ है, P/E, ठीक है, U = -P/E cos θ, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन दिए हुए हैं डाइपोल के, आपको इसको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तीसरा आपके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं ले आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्टली स्कूल में भी ये मिस हो जाता है बच्चों से, कई बार मैंने देखा है, और जो है इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं यार ये थोड़ा सा घुमा दिया है, बट उसने घुमाया नहीं है, उसने डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा, बस आपको वो फार्मूला नहीं पता। तो उसका फार्मूला ये होता है 2p cos θ r², ठीक है। उसके बाद फिर आपको 2p cos θ r², यहाँ cos θ आप थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, ठीक है। तो ये किसी KP cos θ और इधर KP cos θ, ठीक है, r², तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0 होता है आपका, समझ लीजिए, ड्यू टू डाइपोल की वजह से, और उसके बाद बाकी एक्सेस पे 2p cos θ/r² होता है, ठीक है। उसके बाद और नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और फ्लक्स की बात करें। देखिए मैंने अभी जो बात आपसे वहाँ पीछे कर रहा था, फाई = E × एरिया, किस एरिया से जो लाइन पास हो रही है उसको फ्लक्स कहते हैं। इसमें देखिए मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। अब स्फीयर से कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद मुझसे फ्लक्स पूछा, तो देखिए जो स्फीयर होता है हमको दूर से देखने में क्या लगता है, सर्कल लगता है ना, तो एरिया हम क्या लिखेंगे, सर्कल लिखेंगे, E × πr², ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास सिलेंडर दिया होता तो सिलेंडर हमको दूर से देखने में एक रेक्टेंगल लगता है, ठीक है, तो हम रेक्टेंगल का एरिया लिख देंगे, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब दूर से देखने में स्क्वायर लगता है, तो हम स्क्वायर का एरिया लिख देंगे, ऐसे ही। फ्लक्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाई = E × ds cos θ, इसमें हमको छोटा सा एलिमेंट लेके आपका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा वो है, आप यहाँ पे फार्मूला समझ लीजिए। फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर डिस्क की वजह से फाई = Q/ε0 1 - L/√r² + x² हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए फाई = Q/ε0 L/√r² + x² होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज के लिए Q/ε0 होता है। फिर फ्लक्स कैलकुलेशन आपको रीजन के लिए, वेरियस रीजन के लिए फ्लक्स कैलकुलेशन, वही देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, एरिया लिख देते हैं उसका, जितना उसकी साइड होती है उसी का एरिया लेके इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैपेसिटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कैपेसिटर के कंबाइनेशन पे चार्ज हो जाता है, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है आपके रजिस्ट्रेशन के कॉम्बिनेशन से। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/ε0 होता है, CA ε0/d होता है। इसमें देखिए कैपेसिटर में आपको आगे मैं दिखाता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं बोलोगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सवाल आते हैं, बट ये थोड़ा सा ईजी वे चला जाता है ना, कि कॉम्बिनेशन हम रट लेते हैं कैसे होता है, और वो इसका फॉर्मूला रहता है। मेन आपका थोड़ा सा फंसता है क्या, कैपेसिटर में जब आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है और उसमें अंदर हम इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट होता है तो सीधा सीधा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन कई बार डाइलेक्ट्रिक हाफ इंसर्ट होता है, वो होता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आपको आती है, तो उसकी न्यूमेरिकल्स को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखिए कई बार ये भी होता है, जब ईजी हमको मिलता है ना, तो हमको ईजी करके थोड़ा सा सही भी लगता है, और बट फिर वही होता है कि हम कोई मतलब नहीं निकलता ना। तो आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि प्रैक्टिस करिएगा अगर डाइपोल में, तो ये सब का करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये सब ज़रूरी है, करना भी चाहिए, बट आप उसका भी डाइलेक्ट्रिक का भी करिए। देखिए डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने नीचे इंसर्ट किया होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये देखिए पूरी चीज़ें है नीचे, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें सर्किट सोल्यूशन की बात करें, तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की बात कर देते हैं, ठीक है। चार्जिंग कैपेसिटर Q = Q0 1 - e⁻t/RC हो गया, इसका ग्राफ आपको समझना है, ठीक है। डिस्चार्जिंग भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये हो गया। नाउ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर होता क्या है, प्लेट्स की बात कर लें, थोड़ा सा वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए तो ऐसे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेट्स, वो सॉरी दो चार्ज प्लेट्स रहती हैं, यहाँ पे वो लगा रहता है, वोल्टेज लगा रहता है, तो इसके बीच में चार्ज स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइट टाइम पे ये
पूरा वायर की तरह भी बिहेव करने लगता है। मैंने जेई में, मेरे खुद जेई एग्ज़ाम में ये सवाल आया था। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स मतलब बने थे, तो उसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट टाइम पे ये कनेक्ट है, कैपेसिटर कनेक्ट है, तो जो है उसको इनफाइनाइट टाइम के बाद वो क्या करता है, कैपेसिटर एक जो है सीधा सीधा वायर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसमें चार्ज जो है इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि फिर वो जो है वो हो जाता है। ठीक है। इसी की तरह एक इंडक्टर भी होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो इंडक्टर एक इनफाइनाइट टाइम के बाद एक खुली वायर की तरह बिहेव करता है। तो बहरहाल आप टॉपिक से ना भटके। तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक हो गया, विथाउट डाइलेक्ट्रिक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के डी। के है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर आधे में है तो ये फार्मूला हो जाएगा, फिर अलग अलग तरह से है तो अलग अलग आपको समझ दिया। तो जिस केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही केसेस हमेशा आते रहते हैं, हमेशा मतलब कि ऐसा नहीं कि यही आते हैं, हमेशा यही आएंगे, बट हाँ मोस्टली आप अगर केसेस उठा के देखेंगे तो 80 to 85% आपको यही वाले ऐसे ही इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, एक एक फार्मूला आप मेरी मानिए तो ये सब आप नोट करके अपने सामने चिपका लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का टच भी आता जा रहा है। मैंने कुछ पर्टिकुलर अलग नहीं कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सेक्शन ही अलग हो गया हो, तो दोनों मिला के, क्योंकि तो ये दोनों चैप्टर्स आपस में थोड़ा थोड़ा तो इंटरकनेक्टेड हैं, आपको समझना होगा। इसलिए हमको भी अब जब हम पढ़ते जा रहे हैं ना, तो हमको टॉपिक्स को धीरे धीरे मिलाना भी सीखना होगा। तो इसीलिए जो है तो उसमें थोड़ा मिक्सअप टाइप में आया। ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, टैप कम कॉम्बिनेशन भी रेजिस्टेंस जानते हैं। देखिए एक काम करिएगा, जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, उसको लिख के अपने सामने वो कर लीजिए। ठीक है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा क्योंकि कन्फ्यूज़न वैसे नहीं ही होगी, लेकिन कभी कभी थोड़ा पेपर स्ट्रेस में हम समझ नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा उसको हमको रोज़ कम से कम आप एक आध महीने तो उसका पूरा अपने सामने रखना पड़ेगा ना, ताकि हमारे एकदम जहन में बस जाए। फिर आपका सेल कॉम्बिनेशन के टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनमें भी आपके सवाल आते रहते हैं। ठीक है। तो क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बन जाते हैं ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और कई सारे मल्टीपल सेल्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रिक पावर्स की बात कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपके पूरे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है क्या कैसे है। ठीक है। और नीचे चलेंगे और हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ ही जाता है। तो कई बार रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ लेता है, तो रेजिस्टिविटी का एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर हम लेंथ एरिया चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्सर मतलब हर दूसरे तीसरे साल जो है सीबीएसई में एक एक तो पैराग्राफ बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आई हैव इंक्रीज एरिया 2 times एंड देन लेंथ, देन व्हाट इज़ अ चेंज। तो ऐसा नन ऑफ दिस या नो चेंज वाले ऑप्शन ही वो रहते हैं। ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन तो हम जानते हैं, उसमें हमको कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर्स, वर्क डन और हीट के पूरे फॉर्मूलेस आपको दिए हुए हैं। ये सब आपके कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो वीडियो आपकी थोड़ा ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मैं चाहता नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो आप बताइएगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानिए चाहे ना मानिए। अगर आप जेई के इतिहास को भी देखेंगे ना, तो हर साल कई सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो जानते हैं, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आपको मिल ही जाएंगे जेई में। और अब बोर्ड्स भी ऐसे टॉपिक्स को टच करने लगा है, ये फॉर्मूले बेस्ड पे, ये वाले मोस्टली यही इसी वाले पे मिलते हैं, मीटर पे ही, वोल्ट मीटर पे थोड़ा कम ही मिलते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ तो इसको आप थोड़ा रिमेंबर रखिएगा। फिर ये वोल्ट मीटर हो जाता है, और मीटर ब्रिज पे सवाल आ जाते हैं, ईजी आते हैं मीटर ब्रिज पे। बस ये याद रखिए, मीटर ब्रिज की जो वायर रहती है जनरली वो 1 मीटर की रहती है, 100 सेंटीमीटर की, और बाकी आप जानते हैं, तो बैलेंस कर देना है थोड़ा सा। उसमें न चाहता है, क्या कहते हैं, जेई में न चाहता है, बोर्ड्स में तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला याद रखिए, वैसे पोटेंशियोमीटर आपके सिलेबस में है भी नहीं, जेई में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट आप फॉर्मूला देख लीजिए, कभी कभी आ जाता है। ठीक है। और फिर ये आपका कुछ बैलेंसिंग है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो ये आपके पूरे यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो देखिए मेरे पास, मैं चाहूँ तो फिर से उसे एक एक चीज़ पढ़ूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत वो करूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपका जो है, तो इसीलिए जो है फिर मैं आपसे अभी इस वीडियो पे यहीं पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो एक बार और आप वीडियो देख सकते हैं। और बाकी रही बात आपकी पीडीएफ की, तो आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है। और आपको मुझसे जो भी मदद चाहिए आप
बताइए, मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपको वो अवेलेबल करा सकूँ। आपको कुछ ढूँढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे बताइए, हम आपको वो अवेलेबल करा देंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए और ईज़ी वे में समझने के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, समय बहुत जल्दी बीत जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही किसी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी